दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। 6 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सब लोगों की धड़कनें बढ़ गई है। सब लोग आम आदमी अपने कॉकरोच जनता पार्टी की राह देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से वो आगे आएंगे, किस तरीक़ा से उनका प्रोग्राम चलेगा, क्या होगा। बहुत सारे अभी मैं देख रहा था, अजीत अंजुम एक बहुत बड़े ये सोशल मीडिया के ऊपर में उनका इंटरव्यू चल रहा था। काफ़ी उनको डिस्करेजिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बहुत अलग अलग टाइप के, और बड़े शांति से अभिजीत दीपके ने अपने आंसर्स देना चालू किया। उन्होंने कहा नहीं, ये सब मेरा कोई संबंध नहीं, कोई फाइनेंसर नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई पॉलिटिक्स से मेरा कोई ये नहीं था। यदि और होता भी तो मैं काहे के लिए यहाँ से इंडिया से छोड़ जाता। मैंने तो एक लोन पे गया हूँ और कोई तो भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं अमेरिका गया। जस्ट एक इसमें कुछ इंसिडेंस हुआ, एक कोइंसिडेंस हुआ कि जो मैंने कुछ किया और उसके मुझे परिणाम हुए और लोगों ने मुझे फिर सीरियस होने को बोला। और सीरियस होने के बाद में जब तक तुम ज़मीन पे नहीं आओगे, नहीं तो ये सब इतनी बड़ी मूवमेंट खाली हो चली जाएगी। ये सब एहसास होने के बाद में मैं यहाँ आया हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई इलेक्शन से नहीं। और स्पष्टता से उन्होंने कहा कि भाई मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं साथ में भी नहीं रहूँगा। ये बात उन्होंने कहा। खैर अभी आने वाले दिनों में बताएंगे, लेकिन सबसे जो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दिया, इससे मुझे लगता है कि एक बहुत पॉलिटिकल मैच्योर्ड आदमी जैसे जवाब देता है, वैसे ही एक युवा जनता, हमारी युवा लोग इतने इंटेलेक्चुअल लेवल है कि उनका देखने के बाद में मुझे बड़ा ऐसा लगा कि भाई अच्छे पॉलिटिकल लोग भी मीडिया के सामने में उतरने को घबराते हैं और ऐसे आंसर से बचते हैं। तुम्हें सबको मालूम है कि जिस तरीक़ा से नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रश्न का आंसर नहीं देते और मीडिया के सामने में बैठते भी नहीं, लेकिन जिस तरीक़ा से अजीत अंजुम ने उन्होंने जो बार का ऐसे क्वेश्चंस ये किए और लोगों को कहा कि इतने तुम्हारे अगेंस्ट में ये आए हैं, इतने वीडियोज़ है, इतने सोशल मीडिया में, ये बुड़बुड़ा है, ये 2 दिन का आदमी रहेगा, बाद में चले जाएगा, ये सब किसने कहा कि भाई बीजेपी का स्पॉन्सर है, ये है, वो है, ये तो कुछ कोई काम का नहीं है, बस थोड़े दिन का मेहमान है लोगों ने और ये हो जाए। उन्होंने बड़े से ये कहा कि भाई ये उनकी सोच है, मुझे कुछ करना नहीं है। मैं उनकी आंसर्स देने को रहूँ तो मेरा जो मेन इशू है वो मैं भटक जाऊँगा। मुझे इससे कौन मुझे क्या कह रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और सेकेंडली उसने कहा कि हम जिस मिशन पे हो और जो सरकार के अगेंस्ट में हम लोगों ने बात की है, जो शिक्षण मंत्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब बीजेपी के लोग हैं। वो बीजेपी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन कौन से पार्टी के लोग हैं तुम्हें मालूम है, और हम लोग किसके अगेंस्ट में ये काम कर रहे हैं ये भी तुम्हें मालूम है। तो बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होने का ये जो दावा कर रहे हैं वगैरह ये सब मुझे नहीं, लेकिन अपने को वो जब बात करते करते कभी भी ऐसा उन्होंने बीजेपी या इस तरीक़ा से कोई किसी का भाषण नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में पहली स्टेप से उनकी बहुत ही खतरनाक होगी। सेकेंडली उन्होंने एक छोटी सी कमेटी बनाई है, काफ़ी 4 लोगों की कमेटी है, जिसमें एक बड़ा एक सौरभ दास, शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, मैं 2-3 उनके इंटरव्यूज़ देखे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में वो जजेस ने कैसे किसी को रूल्ड किया, कोई किसी को कैसे निगलेक्ट किया, कौन से मुद्दे के ऊपर में उन्होंने किस तरीक़ा से घुमाया और कैसे ये दुनिया के कैसे लोगों ने कैसे लूटमार की है, इसका जो विश्लेषण करने वाला जो सबसे पहला वो आदमी था वो है सौरभ दास। बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। एक आधा जुडिशरी मेंबर या मतलब जुडिशरी मेंबर होने से एक वकील, अच्छा वकील भी हो, वो इतना भी उसको नहीं, वो भी उससे बात नहीं कर सकता, इतना उसको नॉलेज है। और एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट में कई कंटेम्प्ट पिटीशन भी उसके अगेंस्ट में फाइल है ऑलरेडी, और वो बार बार उसको इतना सेंस रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। एक अभी इन्वायरमेंट के ऊपर में उसने बात किया और इन्वायरमेंट के बारे में जो डेथनेस उसकी ये थी, कौन से सेक्शंस में क्या क्या था, कैसे था, जो जुडिशरी में क्या लफड़ा हुआ, कौन से इसको ओवररोल किया गया और क्या हुआ, इतना पूरा उसका जब देखा उन्होंने, ये आधे घंटे का उसका इंटरव्यू था, तब मुझे पता चला कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इतना पढ़ के आते हैं और वो पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ये करते हैं। तो उस आदमी के पीछे में उन्होंने नंबर 1 पे उसमें सेकंड सक्सेसर रखा।
तो मुझे लगता है कि अभी ये जो जो आगे की भी जो बातें हैं वो सब उनकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी विजय दहिया करके है, वो भी एक जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट और काफ़ी उनका पकड़ है उनकी, और काफ़ी बड़ा काम है उनका, दिल्ली में काफ़ी नाम है। हालांकि मैंने कभी उसके इंटरव्यू नहीं सुने। एक आशुतोष करके है, उसको मीडिया एंड कम्युनिकेशंस को ये किया है उन्होंने, जो उसकी जिम्मेदारी दी है। और तीसरा सबसे बड़ा नाम है सोनम वांगचुक। सबको पूरे दुनिया में मालूम है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मालूम है कि आदमी क्या है क्या नहीं, कैसा रिनोवेटिव आदमी है, कैसा रिसर्च किया, कितना साइंटिस्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। और उसको बीजेपी ने उठा के जेल में रखा था। हालांकि खैर हुआ कुछ नहीं, उसको वापस कर दिया गया है, लेकिन वो उसको करने से एक पूरा नॉर्थ का एक बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट पूरा का पूरा उनके साथ में है, काफ़ी हज़ारों के साथ में उसके लोग फॉलोअर्स हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरीक़ा से पहला पाव अभिजीत दीपके ने रखा, और उसने कहा, लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा यदि ये हो जाता है, सपोज अभी तुमको परमिशन नहीं मिलती कि वहाँ पे बैठने के लिए, तो क्या करोगे जंतर मंतर पे, तो तुम्हारा क्या नेक्स्ट स्टेप है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आशावादी हूँ, शायद हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे सिचुएशन आ भी जाए तो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि इतने सारे लोग आने के बाद में कहाँ बैठेंगे वो, तो कहेंगे उनको हमने प्रोग्राम ऑलरेडी चौकअप किया है और हमें लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, और हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आज हम उतरे ही उसी के लिए है। ऐसा इतना जवाब दे के उन्होंने जो जिस तरीक़ा से सब पूरे के पूरे इंटरव्यूज़ को ये फेस किया, और बहुत ही बड़ा एक ये था। एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान, उनके बारे में बहुत सारे ऐसे अटकलें लग रही है कि शायद बीजेपी उसको कहेंगे कि तो रिज़ाइन कर दे। शायद ये इनका जो भी ये रहेगा वो शायद कुछ इंटेंसिटी, ग्रेविटी कम होने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि वही एक सबसे लिए उनके लिए बीजेपी है। लेकिन बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों का दूसरा टारगेट ये नहीं हो कि प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा लेने को बोले वो, क्योंकि एक बार हम उनके सामने में झुक जाए तो हमें पूरा वो झुकाना ही चालू करेंगे, फिर वो चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर में लगाएंगे, फिर क्या होगा नहीं मालूम करके। बीजेपी भी चाहती है कि किसी भी लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे उनके सामने में झुकना चाहिए, नहीं चाहिए, और हमने उसको जम से लड़ना चाहिए। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी में कुछ ये हलचल चल रही होगी। ये इशू को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज करो, नहीं तो वो उनको बहुत महंगा हो पड़ेगा। ये इसका उनको भनक लग गई है, इंटेलिजेंस है, सब लोग हैं, और कैसे आ रहे क्या आ रहे सबको इंटेलिजेंस सबको मालूम रहता, कौन से किस तरीक़ा से उनकी बातें चल रही, क्या हो रहा। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि आज जो देश की जो हलचल चल रही है, जहाँ के युवा जनता, युवा लोग जो आ रहे हैं, और जो भी ऐसे युवा लोग हैं वहाँ पे कि जो रियल लगता है कि कुछ स्कॉलर्स है, सब के सब स्कॉलर्स हैं, और वो इस देश को कोई नई दिशा बनाने के चक्कर में है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनको कामयाबी आएगी, और जो भी लोग, और जो भी कांग्रेस हो या फिर ये हो, उनको कोई नहीं, सिर्फ उसको बीजेपी से हटना है। वो उनका कितना भी लॉस हुआ, कुछ भी हो गया तो उसको कुछ नहीं, केवल बीजेपी उनको डाउन होना चाहिए। हालांकि वो भी थोड़े डाउन हो गए तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तमिलनाडु में हुआ। लेकिन बीजेपी से जो त्रस्त है, कम से कम कुछ होने से, आज इलेक्शंस तो प्रॉपर ढंग से हो गए, बड़े पार्टियां हैं, तो बीजेपी तो उसमें ख़त्म होनी है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस को हम देखते हैं, और यदि हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक थोड़ा इंटरनेशनल लेवल में फिर अमेरिका ने और अपना तमाशा किया। वहाँ पे जिस तरीक़ा से उन्होंने फिर दोबारा कुवैत के थ्रू उन्होंने हमला किया, लेकिन उनके कुछ मिसाइल्स भी मार गिराए गए। ईरान बहुत ही प्रबल है, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी चिड़े हुए हैं कि ये भी इस वक्त ऐसा इस टाइप का हमला करना, ये अभी कांग्रेस इसके लिए, अमेरिका के लिए कितना यूज़फुल रहेगा ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन ईरान को कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा है, इस तरीक़ा से ये है, वो शस्त्र से पूरे लेस में है कि वो अमेरिका को किसी भी हालत में उसको ये नहीं करने देंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे, और हार्मोज से उनके शिप एक भी नहीं जाएगा। यदि जब शिप ही नहीं जाते, 150 शिप्स उनके वहाँ पे है, तो पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? हवा तो नहीं डालेंगे उसमें, पानी से तो नहीं चलनी है उनकी गाड़ियाँ। जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज के फ़िलहाल में अमेरिका के सामने में बहुत बड़ा एक संकट आया है, डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी, मैंने कहीं कहा, उस दिन के नेतन्याहू के साथ में उनका
का काफ़ी झगड़ा भी हुआ, लेकिन क्या सच है क्या नहीं ये तो नहीं मालूम। लेकिन अभी ईरान के सामने में पूरे की तरीक़ा से वो सरेंडर हो गए थे। $300 बिलियन का उन्होंने मुआवजा देने का कबूल किया था, लेकिन अभी क्या हुआ नहीं मालूम। तो ऐसा लगता है मुझे कि वो ये युद्ध भी जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि अमेरिका अपने आप को बर्बाद नहीं करेगी। क्योंकि आज जो स्पेस और उनका जो रिसर्च है और इतना बड़ा उनका बेस है कि वो बहुत ही ज़्यादा है कि आज वर्ल्ड में नंबर 1 जब थे तब इतना उनका फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है वो। तो मुझे लगता है कि जो भी हो उनकी रिकवरी हो जाएगी, उनके साथ में फिर दोबारा ये सब संबंध सुधर सकते हैं। तो चलो हम लोग यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे आपको नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।